सभी साथी तैयार हैं। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दी है शैलेंद्र जी? हाँ, ये शुभंकर वहां से करेंगे। लिंक। हाँ, सभी प्रधानाध्यापकों को नमस्कार। YouTube के सत्र में आपका स्वागत है। ठीक 12 बजे हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक 2 मिनट बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे। तब तक जो साथी आपके और जुड़ना चाहते हैं उनको लिंक भेजकर उनको जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। सभी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों से, हेड टीचरों से अनुरोध है कि अपने साथियों को लिंक भेजकर उनको जुड़ने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ठीक 12 बजे हम लोग प्रारंभ कर देंगे। 1 मिनट शेष है। जिन हेड टीचर को लिंक शेयर करना हो अपने साथियों के साथ में या ARPs को शेयर करना हो, शेयर कर दें तुरंत। ठीक 12 बजे हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। सभी प्रधानाध्यापक और अध्यापकों का स्वागत है। सभी हेड टीचर्स और इंचार्ज टीचर्स का भी स्वागत है इस YouTube के दूसरे सत्र में। और आज के सत्र में कुछ विशेष होने वाला है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यालय को निपुण बनाने में आपकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके साथ संवाद और वो भी निरंतर संवाद बनाना अति महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। पिछले सत्र में आपके कमेंट सुझावों पर विचार करने के उपरांत निर्णय लिए गए थे। आज भी चर्चा के दौरान आप अपने विचार एवं अवश्य रखें तथा नाम के साथ ब्लॉक व जनपद जरूर अंकित करते रहें। फीडबैक फॉर्म भी कमेंट में डाला जाएगा, जिसे भरकर आप भेजेंगे तो बेहतर रहेगा। आपके विचार उसमें मिल पाएंगे। सत्र के अंत में उसको हम लोग भेज रहे होंगे। और आइए आज की गोष्ठी के विषय वस्तु की तरफ बढ़ते हैं। का सबसे प्रमुख एजेंडे में 4 विषय हैं, जिन पर सबसे पहले माह नवंबर 2022 के लक्ष्य का प्रस्तुतिकरण हमारे महानिदेशक महोदय श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद विद्यालय नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी संवाद एवं मेंटरिंग टूल का उन्मुखीकरण महानिदेशक महोदय द्वारा किया जाएगा और उद्बोधन होगा। तीसरे सत्र में विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन में प्रधानाध्यापकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। और इस चर्चा में कैरोलिन नागर हमारे साथ में रहेंगी, जो निदेशक हैं स्कूल लीडर्स एकेडमी आकांक्षा फाउंडेशन महाराष्ट्र से। आपने अनेकों शिक्षकों के साथ में स्कूल लीडरशिप पर मार्गदर्शन किया है और उनको काफी सहयोग प्रदान कराया है। इसके उपरांत शिक्षकों के क्षमता वर्धन एवं प्रेरण में विद्यालय में प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर चारू सिमता मलिक उपस्थित रहेंगी, जो कि प्रोफेसर हैं NCSL से, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप
ये नीपा का पार्ट है। नीपा अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से आप हैं, और आपके साथ में ये चर्चा होगी। और अब हम सीधे पहले सत्र की तरफ बढ़ते हैं, और मैं हमारे महानिदेशक महोदय श्री विजय किरण आनंद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना संबोधन रखें और स्टूल पर चर्चा करें। धन्यवाद सभी हमारे साथी अधिकारीगण और आज के सेशन में जुड़े हुए हमारे प्रधानाध्यापकगण, शिक्षक साथीगण, मेंटर काडर के सभी साथीगण, सभी का मैं इस सेशन में और इस मासिक गोष्ठी में तहे दिल से बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज भी विशेषज्ञों से आपके सीधा संवाद होगा और अनेक बिंदुओं पर उनके माध्यम से आपसे साझा की जाएंगी, और जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि आपको एक बेहतर माहौल मिले, बेस्ट लीडरशिप, एकेडमिक बिंदुओं पे जानकारी प्राप्त हो। सारी चीजें विभिन्न राज्यों से जो अभिनव प्रयास हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिनव प्रयास हो रहे हैं, उनको आप तक हम साझा करने में कामयाब हो सकें, और आपके माध्यम से प्रत्येक स्कूल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। जो हम देख रहे हैं, मैं आज का इस सेशन शुरू करना चाहता हूं हमारे पवित्र ग्रंथों से। गीता में जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की जो वार्ता है, उसने सबसे बड़ा मूल बिंदु ये था कि वहां पे भी कर्म पे और प्रोसेस पे ज्यादा फोकस किया गया, आउटकम प्राप्त करने के लिए, कि प्रोसेस पे हमें करने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी है। हमारे उपनिषद भी यही करते हैं कि जो हम सोचते हैं हमारी इच्छा शक्ति बन जाती है, जो हम गहराई में हमारी जिंदगी में विश्वास करते हैं वो हमारी इच्छा शक्ति बन जाती है, और हमारी इच्छा शक्ति हमारा भविष्य बन जाता है, हमारे कर्म के माध्यम से हमारा भविष्य बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा काम है वो एक हमारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, वो प्रदर्शित करता है कि हम कौन है, हमारे विश्वास क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, हमारी परिकल्पनाएं क्या है, हमारे सपने क्या है। तो ये अवसर हमें मिला है 2 करोड़ बच्चों को अवसर समानता देने के लिए, और इसी आह्वान पे, इसी प्रेरणा से हमें अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने स्कूलों में कार्य करना है। हमारे बहुत बड़े मेंटर काडर, हमारा बहुत बड़ा मेंटर काडर आपके साथ लगातार संवाद कर रहा है। जितनी भी चीजें हमारे विशेषज्ञ, चाहे वो एकेडमिक और प्रशासनिक विशेषज्ञ हों, वो बताते हैं, वो आप तक साझा करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी सूचनाएं व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, बहुत सारी सूचनाएं पत्राचार के माध्यम से, आपकी जो बैठकें शिक्षक संकुल में हो रही हैं या ब्लॉक लेवल पे हो रही हैं, शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों में जो हो रही हैं, इसमें बहुत सारे चीजें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। आपके प्रयासों को एक क्लियर लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाने के में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज इस सत्र में विशेषज्ञों के हवाले छोड़ने के पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, कुछ महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जो ऑपरेशन कायाकल्प में जो कार्य तीव्र गति से चल रहा है प्रत्येक जनपद में, मैं आह्वान करूंगा सभी प्राध्यापकों से उसमें सक्रिय सहभागी बने। कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि गत वर्ष की भी बहुत सारे गांवों में गांव के खातों में पड़ी हुई है। इस साल की धनराशि भी गई है। जनपद लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इसकी प्राथमिकता तय की गई होंगी, निर्देश आपको दिए गए हैं। इसको पारदर्शिता पूर्वक हमें व्यय करते हुए 19 पैरामीटर जो संतृप्तिकरण के लिए हमने बीड़ा उठाया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संतृप्तिकरण इन पैरामीटर्स में हमें करना है, और सक्रिय संपत्तियों को सृजित करना है। शौचालय की क्रियाशीलता सबसे अहम पैरामीटर है। पेयजल की व्यवस्था बहुत अहम पैरामीटर है। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पठन पाठन सुचारू रूप से चले।
एक अच्छा परिवेश मिलने के लिए स्कूल की रंगाई पुताई होना बहुत आवश्यक है। विद्युत संयोजन के पश्चात आंतरिक वायरिंग जिसमें बहुत कम धनराशि व्यय होती है, हैंड वॉशिंग व्यवस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे काम आसानी से कंपोजिट ग्रांट से हो सकते हैं। तो मैं प्रधानाध्यापकों को आह्वान करता हूं कि अपना नेतृत्व प्रदान करें और टीम बनाकर ग्राम पंचायत के सहयोग से कायाकल्प में वहां क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। अपने ग्राम स्तरीय कर्मचारीगण जैसे सेक्रेटरी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान जी हैं और अन्य कर्मचारी हैं, उन सबके साथ समन्वय और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। कोलैबोरेशन से हम जीत पाएंगे। और अगर कोई समस्या आती है उसको सूचीबद्ध करके जो बीओ साहब को मासिक बैठकों में अथवा अन्य फोरम में जरूर उपलब्ध कराएं। हमने निर्देशित किया है बीओस को कि सब समस्याओं को सूचीबद्ध करें और उसको त्वरित गति से चरणबद्ध रूप से निस्तारित करें, गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क करें, डीएसए साहब से संपर्क करें, उनके कार्यालय संपर्क करें, जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ महोदय से उसको संज्ञान में लाएं ताकि वो समस्याओं का हल कराएं। और किसी भी स्तर पर कहीं पे भी आप हौसला ना गवाएं। अगर कहीं पे समस्या निराकरण नहीं होता है तो एक हमारे विभाग में एस्केलेशन मैट्रिक्स तय है। हमने देखा है बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं, बस आपको उसमें कदम बढ़ाना है। किसी भी व्यवस्था में आप देखेंगे, किसी भी कार्यालय में, घरेलू व्यवस्था में भी समस्याएं तुरंत हल नहीं होती, उसमें प्रयास करना पड़ता है। और ये लीडरशिप का एक लक्षण है कि आप अपने साथियों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर परिवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आपको सारे हथियार आपके पास जो हैं, जितने भी अधिकार आपको प्रतिनिधित्व किए गए हैं, वो सबका प्रयोग करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा बिंदु है कि जो अभी ठंड का मौसम आने वाला है, अभी जो डीबीटी की धनराशि गई है उसमें बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, विशेषकर स्वेटर की व्यवस्था, यूनिफॉर्म की व्यवस्था 100% हमारे बच्चे उसको उसी के साथ स्कूलों में अटेंड करें। अभिभावकों को प्रेरित करें, उनके छोटे छोटे समूह में उनको बुलाते हुए, गृह भ्रमण करते हुए, उनको आप प्रेरित करते हुए सुनिश्चित करें कि 100% सामग्री का क्रय हो। जूते, मोजे, सॉक्स, बैग आदि सामग्री का व्यय करें। अगर कोई अच्छी सामग्री उन्होंने ऑलरेडी खरीद की रखी है तो उसकी जगह पे और बेहतर व्यवस्था की तो सामग्री अभी जरूरत है बच्चों को, चाहे वो स्वेटर हो, बैग हो, उसको खरीदने में उनको प्रेरित करें ताकि कोई भी बच्चा बिना इन सामग्रियों के, बिना इन उपलब्धियों के ना दिखे। ये हमें प्रयास करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वहां जो हमारे 6,24,000 शिक्षक साथी हैं जो अपने अपने स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, अगर इन्होंने ठान लिया और अभिभावकों को प्रेरित किया तो एक सामूहिक व्यवहार परिवर्तन आएगा, सामूहिक अनुश्रवण हो जाएगा और 100% अनुपालन और संतृप्तिकरण में हम कामयाब हो पाएंगे। हम हमेशा जानते हैं ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखते हैं, लेकिन ये डिटेल की बातें हैं। ये हो सकता है कि बहुत कठिनाई का काम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप कदम बढ़ाएंगे और हमारे विभाग को गौरवान्वित करने के लिए इसको कोशिश करेंगे तो सभी अभिभावक, सभी समुदाय, सभी जनप्रतिनिधिगण, सारे मीडिया के लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जो संपत्तियां अभी बन रही हैं उनका रखरखाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान हमने प्रारंभ किया है, जिसके तहत विस्तृत कार्यक्रम हमने किया है। ये सिर्फ एक स्वच्छता का अभियान नहीं है, ये हमारे बच्चों को आगे की जिंदगी के लिए तैयार करने का अभियान है। उनको लर्निंग बाय डूइंग करते हुए सीखने की एक लगन उनमें पैदा करने की और ये भावना लाने के लिए ये अभियान है, जिसमें शिक्षक और अभिभावक और बच्चे सब मिलकर, विशेषकर बच्चों का रोस्टर लगाते हुए अपने स्कूल के प्रांगण का, अपने कक्षाओं का, स्कूल के वेरांडास का, किचन शेड का, शौचालय का, हैंड वॉशिंग व्यवस्था का, हैंडपंप का, सभी संपत्तियों के स्वच्छता के लिए, उनके रखरखाव के लिए कार्य विभाजन करते हुए, एक दूसरे से टीम वर्क करते हुए, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए, सीखते हुए हम लोग उसका रखरखाव करें। यह व्यवस्था शाश्वत है। अनेक देशों में भी, विदेशों में भी यही व्यवस्था से स्कूलों का रखरखाव, संपत्तियों का रखरखाव होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गतिविधि है। इसको हमें अंगीकार करना पड़ेगा और इसमें बच्चों को एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते हुए, सीखते हुए और
कोई भी अगर मन में भेदभाव समाज उनको सिखाता है, उसको दूर करने के लिए एक भावना सिखाता है, वो एक बहुत अमूल्य सीख है। उस सीख को उनमें पैदा करने के लिए हमें ये अभियान आपके नेतृत्व में कराना है। तो इस अभियान को आप अपने अपने स्कूलों में जरूर चलाएं, मैं आपसे इसमें विनम्र अनुरोध करता हूं। साथ ही जो कुछ क्रिटिकल टास्क हमें इस महीने में करना है, जिसके लिए एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। अभी हम जो अभियानों के परिणाम देख रहे हैं, फील्ड के रिपोर्ट्स देख रहे हैं, बहुत सारे टीम्स हमारे फील्ड में जा रहे हैं। लगभग 15 जनपदों में हम लोगों ने मंडलीय गोष्ठियां भी आयोजन किए हैं। काफी जगह मुझे जाके टीचर से इंटरेक्ट करने का अवसर भी मिला, पूरी टीम ने फीडबैक भी दिया है। तो एक मुख्य कमी जो नजर आ रही है कि हर स्तर पर टीम वर्क और समन्वय की कमी, कोलैबोरेशन की कमी हमें दिख रही है, संवाद की कमी दिख रही है। चाहे वो ब्लॉक लेवल पे, जिसको हम लोग बीओस को भी अनेक बार इसके लिए प्रेरित किए हैं, एआरपी के साथ भी इसमें वार्ता हो रहा है कि ब्लॉक लेवल में एआरपी और बीएओ के बीच में टीम वर्क और बीईओ और हेडमास्टर्स के बीच में टीम वर्क। मैं समझता हूं कि किसी भी ब्लॉक में 150 से 200 की हेडमास्टर्स की टीम है, अकेले बीईओ हैं, एआरपी 5 हैं, डायरेक्ट मेंटर 1 या 2 हैं, तो इतने बड़े टीम के आपस में संवाद में चुनौतियां रहती हैं। लेकिन टीम वर्क की भावना सिर्फ ये नहीं है कि निरंतर संवाद हो। टीम वर्क की भावना शुरू होती है एक पर्पस से, एक गोल से, सभी एक साथ एक संस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आगे बढ़े। एक बार ये मंशा सही बन जाए, उसके बाद औपचारिकता रह जाती है। ये मंशा हमें बनाना है कि हमें हर एक विद्यालय को निपुण विद्यालय, आदर्श विद्यालय बनाना है, अपने क्लस्टर को जिताना है, अपने ब्लॉक को जिताना है, और एक टीम में पूरे पारदर्शिता के साथ एक दूसरे से संवाद करते हुए एक दूसरे के लिए समस्या निदान करने के लिए ताकत बने, एक दूसरे के लिए सीख का जरिया बने, एक दूसरे के अचीवमेंट्स पे, प्रयासों पे गर्व महसूस करें। ऐसा टीम वर्क दिखना चाहिए। और यही टीम वर्क स्कूलों में भी दिखना चाहिए कि हेडमास्टर प्रत्येक सप्ताह जो मीटिंग करते हैं उसमें सारे बातों की खुलकर चर्चा हो। अगर कोई इमोशनल बातें हैं, व्यक्तिगत बातें हैं, कोई समस्या है, उसको भी पारदर्शिता से सामने रखें और उसका निदान ढूंढने के लिए हम प्रयास करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। और ये अगर नहीं होगा, स्कूलों में टीम वर्क नहीं दिखेगा, संकुल के साथ आपका संवाद नहीं है, हेडमास्टर के साथ आपका संवाद नहीं है, तो समस्याएं दूर नहीं होंगी, आदर्श विद्यालय नहीं बनेगा और निपुण भारत अभियान सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे हमारे मेंटर टीचर्स और अन्य अधिकारीगण जाके स्पॉट असेसमेंट्स कर रहे हैं, कक्षाओं का अवलोकन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं या कहीं ना होते हुए भी नजर आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगले 1 महीने में जो हमें गतिविधि करनी है कि हर एक कक्षा गतिविधि आधारित हो, लेसन प्लान आधारित पढ़ाई हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जो शैक्षणिक योजना आपको संदर्शिका मॉड्यूल में कक्षा 1 से 3 के लिए दी गई है, 4 और 5 के लिए निर्देशिका मॉड्यूल जो प्रथम का मॉड्यूल है वो दे रहे हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए हम वर्कशीट्स आपको भेज रहे हैं और प्रथम सप्ताह से नियमित रूप से, नवंबर के प्रथम सप्ताह से नियमित रूप से वो जाएगा। उसका प्रयोग कक्षाओं में अपने कैलेंडर के अनुसार, दैनिक पाठ्यक्रम के अनुसार कालांश में होता रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इस बिंदु को, यही हमारे निपुण भारत अभियान की आत्मा है, अगर इस बिंदु पे हमने केंद्रित कर दिया हमारा ध्यान, तो मुझे लगता है हम निपुण भारत जरूर सफल होते हुए प्राप्त करेंगे। और लेसन प्लान आधारित पढ़ाई जो हमारी इतने सालों की सपना है कि स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी हम करा लें। हर एक लेसन प्लान में जो गतिविधियां दी गई हैं, चाहे वो पोस्टर के कन्वर्सेशन चार्ट, बिग बुक्स का प्रयोग हो, चाहे वो लाइब्रेरी की किताबों का प्रयोग हो, रीडिंग बुक्स का प्रयोग हो, जो कार्य पुस्तिकाओं की गतिविधियां हो, चाहे वो गृह कार्य के लिए गतिविधि दी गई हो, या कक्षाओं के भीतर जो
विभिन्न समूह कार्य करते हुए बच्चों से खेल खेल में कहानियां कविताएं के माध्यम से पढ़ने की बात हो। जो लेसन प्लान उस दिन के दी गई है उसको एक दिन पहले आप अभ्यास करें और उसको अगले दिन हर एक शिक्षक हेडमास्टर्स के नेतृत्व में, हेडमास्टर्स के प्रेरणा से वो हम लोग पूरा कराएं। कुछ जनपदों में अच्छा काम हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो फीडबैक प्राप्त हो रहा है। लखनऊ, कासगंज, वाराणसी, अमेठी, कन्नौज में हम देख रहे हैं कि शैक्षणिक योजना का प्रयोग अच्छे मात्रा में हो रहा है। हम चाहेंगे कि ये जो डेटा आ रहा है उसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, हर स्तर पर डेटा, क्योंकि हमारा जो विद्या समीक्षा केंद्र यहाँ लखनऊ में बना हुआ है उसमें बहुत सारा डेटा एनालिसिस हम लोग कर पा रहे हैं अभी, और बहुत सारा डेटा निकल के आ रहा है कि कहाँ पे हीट मैप्स और डैशबोर्ड के माध्यम से, विभिन्न एनालिसिस के माध्यम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हम ये परख पा रहे हैं कि किन किन जनपदों में, ब्लॉकों में, क्लस्टर्स में, स्कूलों में लेसन प्लान की पढ़ाई हो रही है, वह बच्चे कितने ग्रेड कॉम्पिटेंट हो रहे हैं, उनका ट्रेंड लाइन क्या है, क्या वहां पे हमें बच्चों को और बेहतर पढ़ाई कराने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उनको और ग्रेड कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, क्या उनमें ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और गणितीय दक्षताओं को प्राप्त करने में हम सफल करा पा रहे हैं। ये डेटा एनालिसिस हो रहा है, और अगर कहीं डेटा फर्जीवाड़ा होता है तो वो भी उसमें पकड़ में आ जाएगा। ये बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। जो अभी हम लोग स्पॉट असेसमेंट्स करा रहे हैं, सैंपल असेसमेंट्स करा रहे हैं हमारे ERP के माध्यम से, आगे स्वतंत्र टीम एक जनपद से दूसरे टीमों में, जनपदों में भेजेंगे, DLED स्टूडेंट्स के माध्यम से, डायट स्टूडेंट्स के माध्यम से कराएंगे, स्वतंत्र एजेंसीज के माध्यम से हम कराएंगे, और देखेंगे कि हर ब्लॉक में सैंपल असेसमेंट में क्या डेटा निकल के आ रहा है, उसको हम क्वांटिटेटिव बना पाएंगे, रन रेट आधारित बना पाएंगे, ये प्रदर्शित कर पाएंगे कि बच्चों में सैंपल असेसमेंट में कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त बच्चे निकल के आ रहे हैं, क्या उस कक्षा की दक्षताएं प्राप्त करके ग्रेड कॉम्पिटेंट बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये आउटकम आधारित पढ़ाई हम करा पाएंगे, लर्निंग आउटकम्स के आधारित, कॉम्पिटेंसी आधारित पढ़ाई हम करा पाएंगे। जो जनपद अभी डेटा के अनुसार अभी दिख रहा है कि जहां शैक्षणिक योजना का प्रयोग नहीं हो रहा है, मैं बस झलक दिखा रहा हूं, लेकिन लगभग सभी जिलों में ये स्थिति बहुत चिंतनीय है कि अभी तक मॉड्यूल देने के बावजूद भी, इतने बार निर्धारित पाठ्यक्रम को समझाने के बावजूद भी, प्रशिक्षण होने के बावजूद भी लेसन प्लान आधारित पढ़ाई नहीं हो रही है, संदर्शिका का प्रयोग 100% होते हुए नहीं मिल रहा है। जो शैक्षणिक सामग्री दी गई है, इतने अद्भुत सामग्री, चाहे साइंस किट्स, मैथ्स किट्स हो, लाइब्रेरी किट बुक्स हो, बहुत सारी सामग्री और हम अभी देने वाले हैं, जिसमें खिलौने, पजल्स, गेम, सब कुछ उसमें सम्मिलित है। वो सब सामग्री हम आपको दे रहे हैं, वो उसके माध्यम से बच्चों को एक रोमांचक वातावरण देते हुए, अच्छे परिवेश में उनको प्रेरित करते हुए पढ़ाने की एक माहौल हमें कक्षाओं में सृजित करना है। अगर ये सब अगर हो रहा है तो कैसे स्टूडेंट अटेंडेंस अभी भी 50 से 60% के बीच में ही दिख रहा है, कैसे इतनी बड़ी मात्रा में टीचर एब्सेंटीज्म दिख रहा है, ये हमें सुधार करना पड़ेगा। मैं अगले 2 साल तक हम यही मॉनिटर करेंगे। ये 5 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है कि शैक्षणिक योजना का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, जो रेमेडियल मॉड्यूल हमने दिया है या स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी का मैनुअल दिया है उसके अनुसार पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कक्षा 1 से 8 के लिए शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, और बच्चों का अटेंडेंस, अगर अच्छी तरह कक्षाओं में पढ़ाई हो रही है तो अभिभावकों से, समुदाय से लड़ के बच्चे आएंगे और हमारे टीचर के पास आएंगे कि आज मुझे स्कूलों में जाना है, तो फिर कोई चिंता, इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 80-90% अटेंडेंस हम आसानी से प्राप्त करेंगे। अपने आप अभिभावकों से लड़ के आएंगे कि मुझे आज मेरे टीचर के पास जाना है, वो हमें क्या सिखाएंगे ये हमें देखना है। इस धारणा से वो स्कूलों में आएंगे और फिर हमें किसी भी तरह की इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 100% सभी शिक्षक अटेंडेंस, समय से स्कूल खुलने का, समय से स्कूल चलने का, पठन पाठन का कार्य और वीकली कैलेंडर, डेली टाइम टेबल फॉलो हो जाए, मिड डे मील के निर्धारित समय के आधार ही मिड डे मील संचालित हो, तो मेरा विश्वास है कि हम कामयाब होंगे निपुण स्कूल में। तो ये डेटा का अध्ययन हर स्तर पे होना चाहिए, क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, डायट लेवल पे, और हम प्रदेश लेवल पे इसका एनालिसिस निश्चित रूप से करते रहेंगे और हमें इसमें प्रोजेक्ट ट्रेंड लाइन में दिखना चाहिए। जो डेटा असेसमेंट्स का आ रहा है, बहुत अच्छे डेटा निकल के आ रहा है कि बच्चों का निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से ERP असेस कर रहे हैं। तो हम लोग सेंसस परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा भी करा रहे हैं, अभी लखनऊ मंडल का पूरा हुआ है, हर जनपद में हम ये परीक्षा अभी कराने वाले हैं। हर 3 माह में ये हम लक्ष्यों का परीक्षण कराएंगे कि बच्चों ने क्या प्रगति दिखाई है। सरल ऐप के माध्यम से ये होगा, ऑटोमेटिकली डेटा कैप्चर होगा। कक्षा 4 से 8 के बच्चों का हम डेटा कैप्चर करके उसको स्टोर कराएंगे, उनके हैंडराइटिंग से स्टोर कराएंगे। कक्षा 1 से 3 में
बच्चों का जो टीचर रिकॉर्ड करेंगे OMR शीट्स में, वो हम रिकॉर्ड कराएंगे और उसका बहुत अच्छी तरह अध्ययन करके बच्चों तक रिपोर्ट कार्ड हम यहाँ से प्रिंट करके भेजेंगे। ये नियमित रूप से प्रक्रिया चलती रहेगी और इसी तरह थर्ड पार्टी असेसमेंट भी नियमित रूप से चलती रहेगी, ताकि हर स्तर पर हम लोग नियमित समीक्षा करते रहे, नियमित आकलन करते रहे और निरंतर सुधार दिखें। तो 2 गतिविधियां जो सबसे इंपॉर्टेंट अगले 1 महीने में हमें संतृप्त करना है, ये लेसन प्लान आधारित पढ़ाई हर कक्षा में हो। और अगर इतनी बड़े हेडमास्टर्स का काडर, अगर 1,33,000 स्कूलों के हमारे हेडमास्टर्स और हमारा जितने भी 40,000 शिक्षक संकुल और ERP SRG सभी लोगों ने ठान लिया, तो ये कामयाबी होगी हमारी कि 1 महीने के भीतर हम ये संतृप्त कर सकते हैं कि हर कक्षा यूपी का लेसन प्लान आधारित पढ़ाई करा रहा है, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करा रहा है, गतिविधि आधारित पढ़ाई करा रहा है और छात्र केंद्रित कक्षाओं का संचालन करा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सारे एजुकेशन इंडिकेटर्स में जो 50% ज्यादा वेटेज हमारा लर्निंग आउटकम पे होता है, यूपी इतनी बड़ी छलांग मार देगा कि हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराएंगे, पूरे देश के लिए, विश्व के लिए नजीर बना लेंगे कि यूपी ने लर्निंग आउटकम्स में और शिक्षा क्षेत्र में कमाल का काम करके दिखाया है। ये धारणा के साथ, ये हौसले के साथ, इस संकल्प के साथ हमें इसमें आगे बढ़ना है और नियमित आंकलन नियमित रूप से करते रहना है कि स्पॉट असेसमेंट्स में डेटा, मैं अनुरोध करूंगा जब भी ARP आपके पास आ रहे हैं या कोई स्वतंत्र टीम आ रही है, तो सबसे तेज तरार बच्चे को आप आगे मत करिए, रैंडम आधार पे उठाइएगा बच्चों को और उसका असेसमेंट जरूर कराइए, ताकि हम ये परख पाए कि हमारी कक्षाएं कहाँ हैं। और आप ही को चित्र दिखने को मिलेगा, तो आप चित्र देखेंगे उसके अनुसार आप अपना सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, गतिविधियों में सुधार कराएंगे, पठन पाठन की गतिविधियों में बेहतर विश्वास कराएंगे, बच्चों को और अच्छा माहौल देंगे जहां उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी, अभिव्यक्ति और कल्पना शक्ति बढ़ाने की एक क्षमता मिलेगी। मैं अभी देखता हूँ स्कूलों में जाके बात करते हैं तो बहुत कम बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर पाते हैं। इसको हमें सुधार करना पड़ेगा और सभी बच्चों को एक प्रेरित करना पड़ेगा कि वो अपने सपनों को पूरा करें। ये 2 गतिविधियां हमें इसको संतृप्त करना 100%। और अगले महीने के डैशबोर्ड में मैं दोबारा प्रदर्शित करूंगा कि हर एक जनपद में क्या प्रगति है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि संदर्शिका का प्रयोग 100% हो और इसमें सिर्फ कक्षा 1 से 3 नहीं, कक्षा 4 और 5 में भी प्रथम का निर्देशिका मॉड्यूल लेसन प्लान हमने दिए हैं, उसको भी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज रहे हैं। जहां जहां अभी ये किताबें हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है वो भी हम पहुंचा रहे हैं। अगले साल से मार्च 15 तक आपको टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स और सारे शैक्षणिक सामग्री इंक्लूडिंग टीचर गाइड आपको मार्च 15 तक मिल जाएंगी, ताकि 1 अप्रैल से नियमित रूप से पठन पाठन का कार्य आप चला पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जो NCERT का कक्षा 1 से 3 में लागू हो रहा है, उसके लिए 1 जनवरी से फरवरी के बीच में आपका प्रशिक्षण भी हो जाए, ताकि आप उसको बहुत अच्छी तरह ला पाएंगे। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट में हम जो गैप हम देख रहे हैं कि कक्षाओं का विभाजन नहीं हो पा रहा है, कार्य आवंटन नहीं हो पा रहा है। कक्षा 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट कक्षा है उसको सबसे कम अनुभवी शिक्षकों के हवाले छोड़ दिया गया, जबकि ये अदरवाइज होना चाहिए कि सबसे तेज तरार, सबसे मोटिवेटेड, सबसे प्रशिक्षित शिक्षक को, सबसे ज्यादा एफर्ट डालने वाले टीचर्स को हमें कक्षा 1 के लिए डालना है, क्योंकि बच्चे 3 साल बिना प्री प्राइमरी के अभी वहां पे आ रहे हैं, उनको हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, उनको हमें ज्यादा समय बिताते हुए उनको मोटिवेट करते हुए और उस कक्षा को हमें मेन स्ट्रीमिंग बनाना है। उसी साल हमें सबसे ज्यादा एफर्ट वहां डालना है और हर सप्ताह में कम से कम 1 बैठक हेडमास्टर अपने नेतृत्व में शिक्षक साथियों के साथ लें, उनमें सब खुला संवाद हो, प्रॉपर कार्य योजना बनाएं और एक सुनियोजित तरीके से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जो भी बच्चे हमारे निपुण लक्ष्य ऐप असेसमेंट में पीछे चल रहे हैं, उनको व्यक्तिगत ध्यान उन पे केंद्रित करते हुए उनको मुख्य धारा से जोड़ें। विशेषकर हमारे दिव्यांग बच्चे, आउट ऑफ स्कूल बच्चे, बच्चियां जो ड्रॉप आउट होने के कगार में हैं, उनके साथ आपको करना है। और इस सब के लिए जरूरी है, हथियार ये भी है कि संवाद आप अभिभावकों से, समुदाय से, SMC से करें। नियमित रूप से ATMs होते रहे, नियमित रूप से SMC की बैठकें होती रहे। गृह भ्रमण एक बहुत बड़ा हथियार है समुदाय में आपको सुपरस्टार बनाने का। समुदाय में सबसे अच्छी बात क्या होगी कि हमारे शिक्षक साथियों का, हमारे हेडमास्टर्स का पूरे गांव में सराहना हो, तारीफ हो, उनके दुआ मिलती रहे, उन सबकी आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला कदम है कि आप गृह भ्रमण करते रहे, संवाद साबित करें और हर गांव की गतिविधियों में शरीक होते हुए उनको करें। और इसमें बहुत आनंद आपको मिलेगा, हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि ऐसी कहानियां ऊपर के आएंगी। और हमने आदेश अभी किया है सभी SRGs और SRGs और शिक्षक संकुल अपने विद्यालयों को दिसंबर 2023 तक
अपने शिक्षक संकुल जुलाई 2023 तक, और SRG अपने विद्यालय को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बना के दिखाएंगे। और ARP इसी महीने में 10 विद्यालयों का चयन करेंगे, जिनका वो नॉमिनेशन करके उनको हमारे BSA साहिबान देंगे, और दिसंबर 2023 तक उस विद्यालय को डेमो विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय के रूप में निपुण अभियान में एक नजीर बनाने के लिए उस विद्यालय को तैयार करके दिखाएंगे। इसमें आप उनके प्रयासों से सीख भी सकते हैं और मोटिवेट भी हो सकते हैं। ये हमारे क्रिटिकल टास्क हैं। 6 से 8 के लिए हम आपको प्रत्येक सप्ताह सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लेसन प्लान भेजते रहेंगे और वीडियो कंटेंट भी भेजते रहेंगे। और इसमें आपको नियमित रूप से आंकलन करना है। अभी निपुण लक्ष्य ऐप में 6 से 8 के आंकलन के लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और एक चैटबॉट हम लॉन्च करेंगे अभी। इसके माध्यम से आप सभी चैटबॉट का प्रयोग करने के लिए वाकिफ हैं। बस बहुत सरल प्रक्रिया है। आपको संपर्क स्थापित करते हुए इस चैटबॉट के माध्यम से बहुत सारी शैक्षणिक सामग्री, बहुत सारी संवाद और बहुत सारे अच्छे अभिनव प्रयास साझा किए जाएंगे और लेसन प्लान साझा किएंगे, जो कक्षा 6 से 8 में विशेषकर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए आपको हम शेयर करेंगे, ताकि नियमित रूप से आप उसको कर सकें। 6 से 8 में मैं देख रहा हूं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हमारे शिक्षक साथीगण अभी भी जो रेमेडियल प्रशिक्षण में हमें जो ध्यान केंद्रित करना है, बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देते हुए करना है, नियमित आंकलन करना है, इसमें अभी भी पीछे चल रहे हैं। इसको 100% पूरा कराएं। जो विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम हम चला रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूं कि अभी एक संवाद जो हमारे मेंटर्स के साथ हो रहा है वो ओपन एंडेड है। हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड करने में प्रयास कर रहे हैं और इससे आज से इसको शुरुआत करेंगे। इसको विस्तार में हम लोग आपको निर्देशित भी करेंगे। ये हमारे ARPs के साथ हम अभी अतिशीघ्र शेयर करने वाले हैं। जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर कोई शिक्षक या कोई भी हमारा कर्मचारी मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है, अपने संस्था पे गर्व नहीं कर रहा है, तो हम कोई भी किसी भी तरह के परिणाम या लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए हम गहराई में जाना चाहते हैं कि एक शिक्षक क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके समस्याएं हैं, क्या उन अपने आप को परख पा रहे हैं, क्या उनको और आगे परिकल्पना कर पा रहे हैं कि वो 5 साल 10 साल के बाद कहाँ पहुंचेंगे, उनके आकांक्षाएं क्या हैं, उनको काम करने के लिए और किस तरह के सशक्तिकरण हम कर सकते हैं, टूल्स उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए एक प्रभावी संवाद और मेंटरिंग का टूल हम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें विभिन्न घटक हैं कि कैसे आपको आपस में सीखने का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चुनौतियां क्या क्या हैं, आपके ताकत स्ट्रेंथ्स क्या हैं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, क्या इमोशनल कंटेंट में, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में कोई गैप नजर आ रहा है, और क्या विषय के प्रति और बच्चों के प्रति रुचि जगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह का वातावरण आपको सृजित कर सकते हैं। इन 5 घटकों में ये टूल हमने सृजित किया है। हम सारे टीचर्स के साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे अभी, और हम आपको इन कुछ पॉइंटेड सवालों का नजरिया देंगे। ये एक ओपन एंडेड सवाल रहेंगे, इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन एक लीडिंग क्वेश्चंस हम आपको जरूर देंगे जो ARP आके आपसे संवाद करेगा और इसको डॉक्यूमेंट करेगा। हम चाहेंगे कि हमारे BEO और ARP जो ब्लॉक लेवल पे हैं, मेंटर काडर है, वो एक प्रभावी संवाद करते हुए सूचीबद्ध करें कि हर एक टीचर के क्या गैप्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह के वातावरण में कमी है जो उनको हम लोग सुधार कर सकते हैं, और जहां जहां हस्तक्षेप करके एज अ सिस्टम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पर्सन, एज अ लीडर हम कहां कर सकते हैं, वो सुधार हम कराएंगे। और इसमें केंद्रीय भूमिका हेडमास्टर्स की रहेगी। मैं अनुरोध करूंगा आप स्वयं और आपके साथी स्कूल के जो सहायक अध्यापक, शिक्षा में अनुदेशक हैं, इस एक्सरसाइज में सक्रिय सहभागिता करें, खुलकर बात करें, ओपन कॉन्वर्सेशन हो, प्रोफेशनल समस्याएं हो, पर्सनल समस्याएं हो, इमोशनल इश्यूज हो, सारी चीजें टेबल पे आ जाएं, चर्चा हो, और उसके बाद हम प्रत्येक दिन एक अद्भुत वातावरण वहां सृजित करें। जब घर से निकल के स्कूल के लिए आ रहे हैं, we bring our best abilities, best skills, best teaching abilities, best motivation, और ये सब एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए हम एक माहौल बनाने का प्रयास करें, और उसी माहौल को सृजित करते हुए इस निपुण अभियान को सफल बनाएं। और सारे हमारे जितने भी अभियान चल रहे हैं, चाहे वो पारदर्शिता लाने के लिए हो,
डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग की ओर आगे बढ़ने को हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने की बात हो, सामुदायिक सहभागिता हो, या एक जन आंदोलन क्रियान्वित करने की बात हो, इन सब को वहां लाएं। तो इसी जैसे उदाहरण के रूप में पीयर लर्निंग है, क्या आपको लगता है कि अपने सहकर्मी शिक्षक से सीख सकते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या आपको अपने नवाचार सभी के साथ शेयर करने का अवसर मिल रहा है? क्या जो मेंटरिंग हो रही है उसमें एक अच्छा माहौल बन रहा है? क्या एआरपी शिक्षक संकुल द्वारा आपसे खुलकर संवाद किया जा पा रहा है या नहीं हो रहे हैं? इस तरह के विभिन्न सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद चुनौतियों को हल करने के लिए सिस्टम काम करेगा, पूरी व्यवस्थाएं काम करेंगी बीओ के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में। और जो वातावरण में कमी रह गई है तो उसको टीम वर्क के साथ, संवाद के साथ, प्रयासों के साथ हम इसको पूर्ण करने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये विभिन्न सवाल आपसे हम लोग पूछेंगे, हमारे मेंटर कार्ड पूछेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सही जवाब और अपने आप से भी गहराई में चिंतन करते हुए इसका जवाब दें, ताकि हम गहराई में आपकी मदद कर पाएं, बहुत नजदीकी से आपसे जुड़कर काम कर पाएं और एक ऐसा वातावरण इस साल हम सृजित करें जिसमें हर एक टीचर हमारा महसूस करे कि एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है, उनके जीवन के एक नया अर्थ देने के लिए वो आगे बढ़े और इस पुनीत कार्य में जुड़ते हुए हमारे बच्चों को सपनों को पूरा जरूर करें और अपने आप के लिए एक ऐसा लक्ष्य सिद्धांत निर्धारित करते हुए उसके और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े। जैसे हमारी गीता में कहा गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस का घटक रहेगा और जो दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तय करेंगी कि हम सफल होंगे कि नहीं, कि आपके पढ़ाने के विषय के प्रति क्या रुचि है, कितना संकल्प है और बच्चों के प्रति क्या आपकी भावना है, क्या उनसे आप एक प्यार करते हैं, ताकि आपका प्यार उन पर झलकेगा तो वो आपसे एक रिटर्न करेंगे और एक ऐसा वातावरण सिद्ध होगा जिसमें आपको बहुत पढ़ाने में मजा आएगा और बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। इसी टूल को हमें करना है और इसमें कभी भी किसी भी छोटे बात का खंडन ना करें, कोई भी विचार व्यर्थ नहीं होता, सभी विचारों को हम रिकॉर्ड करेंगे। एआरपीस को हमने इसके बारे में प्रशिक्षण दिया है और आगे भी हम प्रशिक्षण करेंगे। इस महीने से इस तरह की मेंटरिंग हम कराएंगे। इधर उधर भटकना नहीं है, ध्यान केंद्रित करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्पस हमें जरूर करना है, सक्रिय होकर काम करना है। इसमें हम अपने एआरपीस को बोल रहे हैं कि फर्स्ट यू सीक टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू लिसन एंड देन सीक टू अंडरस्टैंड। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे हम ये प्रयास करें कि सभी मेंटर्स आपके साथ बैठ के पहले आपकी बात सुने और ध्यान पूर्वक उनको साझा समझते हुए, अंगीकार करते हुए उसके बाद आपसे खुलकर वो अपने विचार साझा करें और आपको सुझाव और बेहतरी के लिए और मेंटरिंग भी करें। तो हर एक स्तर पे इसका विश्लेषण होने के लिए हम ये मेंटरिंग टूल एक बना रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई में हर अंतराल में हम इसको हर एक शिक्षक का एक डॉसियर, एक पोर्टफोलियो टाइप हम बनाएंगे और उसके बाद उसको नोट करते हुए, निरंतर सुधार करते हुए कोशिश है कि अगले 6 महीने में ऐसा वातावरण आपको मिले जिसमें आपको काम करने में बहुत मजा आए और हमको ऐसे परिवेश में आपको काम करते हुए देखते हुए भी मजा आए। तो इसमें अध्यापकों को केंद्रीय भूमिका निभाना है, एक एजुकेशन लीडर एक के रूप में उभर के आने का ये अवसर है और ये सारे घटकों में सब चीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऐसे और आगे हम लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे विशेषज्ञों से इंटरेक्ट करते हुए आपको बहुत मजा आएगा। जो की टास्क हमने लिए हैं अगले 1 महीने में पूरा करने के लिए, लेसन प्लान आधारित पढ़ाई और स्पॉट असेसमेंट में डेटा में जो आ रहा है, ग्रेड कॉम्पिटेंट बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि करने में हम क्या हो सके और इन सब में प्रोसेस हम स्थापित कर पाए जो आगे अनेकों साल तक हम आगे बढ़ाते रहे हैं। अद्भुत टीएलएम हम आपके पास भेज रहे हैं, कक्षाओं में पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे टूल्स आप देख रहे हैं, कायाकल्प में परिवेश सुधारने का काम हम कर रहे हैं, बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य हैं, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से जो पहले यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ता था, वो हमने उसमें न्यूनतम एफर्ट ही अभी करने के लिए किया है और अगले 1 साल में हम लोग 100% उसको बहुत ही स्मूथ सिस्टम बना पाएंगे। मानव संपदा के माध्यम से सारे व्यवस्थाएं आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे छुट्टियों की स्वीकृति से लेके पे स्लिप तक मिलने की व्यवस्था हमने की। आगे और भी सारे चेंज रिक्वेस्ट जितने भी आपके अधिष्ठान संबंधित आवेदन होंगे, कोई भी चीज हम मानव संपदा के माध्यम से करने के और कगार में पहुंच रहे हैं। इसी साल हम उसको पूरा कराएंगे। सारे गैर शैक्षणिक कार्यों में हमको पृथक करने की कोशिश की जा रही है। जो भी
प्रशासनिक दायित्व दिए जाते हैं, इसमें आपको निराश नहीं होना चाहिए। हम सबके अतिरिक्त कार्य होते ही हैं, हम पब्लिक वर्क में हैं तो पब्लिक के लिए हमें हर स्तर पे तैयार रहना चाहिए, चाहे वो बीएलओ के कार्य हो या कोई और कार्य हो जो अभी आ रहे हैं। समय का हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। जो कक्षाओं का टाइम है उसमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कक्षाओं के टाइम में के इतर अन्य गतिविधियां या अन्य प्रशासनिक कार्य करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि 200 से 240 दिन के भीतर ही शिक्षक शैक्षणिक कार्य होते हैं और प्रत्येक दिन सिर्फ 4.5 घंटे से कम समय आप एकेडमिक कार्यों में बिताते हैं, 7 घंटे से कम समय हम स्कूलों में बिताते हैं। तो ये चुनौती बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए, सबको इसमें योगदान देना चाहिए, अपने सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। और फिर हम पूरा विश्वास करते हैं एक टीम बन के, जो हमारे सारे अधिकारीगण और हमारे 6,24,000 शिक्षक साथीगण मिलकर हम 2 करोड़ बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने में कामयाब हो पाएंगे और उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा पाएंगे, जो हमारा मुख्य दायित्व है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारी पूरी टीम की ओर से, और आशा करता हूं कि आप सब बहुत मोटिवेटेड होके और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने में कामयाब होंगे और हम लोग सभी विजयी होंगे इस लक्ष्य में, इस महत्वाकांक्षी सपने को पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे हमारे संचालक महोदय और हमारे विशेषज्ञों को ये सत्र को सौंपता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महानिदेशक महोदय का कि आपने बहुत ही कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और सभी हेड टीचर्स को संबोधित किया। और हम लोग वादा करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने वादे पर खरे उतरेंगे। अब इसके बाद में एक्सपर्ट सेशन में हमारे साथ में कैरोलिन नागर जी आई हुई हैं और आप आकांक्षा फाउंडेशन से हैं, आप डायरेक्टर हैं स्कूल लीडरशिप एकेडमी की। उनको आमंत्रित करते हैं और आपके विचार हम लोग ध्यान से सुनते हैं। वेलकम कैरोलिन नागर जी। नमस्कार, थैंक यू शैलेंद्र सर। मैं शुरू करने से पहले मैं महानिर्देशक महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ बात करने के लिए। सभी हेडमास्टर्स को मेरा नमस्कार। शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि आप जो काम कर रहे हैं उससे जरूरी और कोई काम नहीं है दुनिया में, क्योंकि आप आने वाले नागरिक को तैयार कर रहे हैं, भले वो देश के हो और आजकल के जमाने में देखो तो पूरी दुनिया के नागरिक को। तो वो इतना महत्वपूर्ण काम है जो आपके हाथ में है। और अभी तक जो डीजीएसई सर ने बोला था वो हम कैसे पूरा कर सकेंगे, लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करने के लिए। तो सर थैंक यू एक और बार, आपने मेरे इस सेशन के लिए आपने एक बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन आपके एस्पिरेशंस के दौर दे दिया। अभी हम जो हैं एज हेड टीचर्स, आप लोग जो हेड टीचर्स हो, हमको जो ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सीखे और जो सीख रहे हैं वो ठीक से सीखे, वो हम कैसे करें एज हेड मास्टर्स, एज प्रिंसिपल्स, एज हेड टीचर्स। वो हम जो सपना है वो हम पूरा कैसे करें, ये अभी हम जानेंगे। अगले 15-20 मिनट में हम कोशिश करेंगे। शुभांकर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो अभी विद्यालय में जो हेड टीचर हैं, जो हेड मास्टर हैं, हमको क्या क्या काम करना होता है? बहुत सारे काम होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, बिल्डिंग ठीक है नहीं है, क्लासरूम्स कैसे हैं, टॉयलेट्स ठीक है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चों को बैठने के लिए सेफ जगह है कि नहीं बच्चों के लिए, वो बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन के बिना कुछ नहीं चलेगा, और डॉक्यूमेंटेशन हर तरीके का डॉक्यूमेंटेशन, वो उतनी ही जरूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप सबके ऊपर है। तीसरा, स्टूडेंट सेफ्टी। हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, कम से कम बच्चे स्कूल में रहते हैं 7 से 8 घंटे। उस 7 से 8 घंटे क्या हमारे बच्चे स्कूल में सेफ हैं? और सेफ हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित हैं? ना कि बस फिजिकली, अभी डीजीएसई सर ने बोला इमोशनली भी बच्चों को सेफ होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट सेफ्टी वो एक तीसरा एक आ जाता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। एकेडमिक अचीवमेंट, बच्चे हमारे, हमने सिखा तो दिया
पर क्या बच्चे सीखे? जब तक बच्चे सीखते नहीं हैं, हमारा काम पढ़ाने का पूरा नहीं हुआ है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एकेडमिक अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक चीज बच्चों को सिर्फ स्कूल से मिलती है। टीम डेवलपमेंट, हम सब टीम्स के साथ काम करते हैं, कई छोटे टीम्स, कभी कभी बड़े टीम्स। हम इतना कुछ चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे स्कूल्स को सुधारने के लिए, पर जो हमारी जो टीम है जो ये करने वाली है, क्या ये टीम, उस टीम का हम कैसे उनकी जो कैपेबिलिटी है वो हम कैसे बढ़ाए, उनका ट्रेनिंग हम कैसे करें, वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एंड पर्सनल डेवलपमेंट, अब मेरे को ये सब काम करना है, अभी मैं कैसे करूंगी? तो मैं अपने आप को एज अ हेड मास्टर, एज अ हेड टीचर, अपना कैसा डेवलपमेंट, मैं उस पे कैसे फोकस करने वाली। तो ये एक 6 चीज जो मैंने लिखे हैं, ये रफली हमारे आपकी जो भूमिकाएं हैं, जो आप स्कूल के हेड होने के नाते आप करने वाले हैं। बहुत सारे और हैं, पर वो आप इन 6 में से कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा। अगला स्लाइड प्लीज शुभांकर। प्रीवियस वन। हाँ, अभी मैंने ये जो प्रीवियस, हाँ अभी प्रीवियस स्लाइड शुभांकर। हाँ, ये जो मैंने 6 दिए भूमिकाएं, अगर मैं आप में से किसी को भी पूछूं इसमें से क्या कोई कम जरूरी है या ज्यादा जरूरी है, क्या एक ऐसी चीज है जो हम निकाल सकते हैं आपके रोल में से? नहीं। अगर हमको एक संस्था चलानी है, एक स्कूल चलाना है, ये 6 के 6 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी जो है हमारा स्कूल पूरा बच्चों के तरफ गियर होने वाला है। अब हम ये करें कैसे? है तो बहुत सारे चीज, अभी हम कैसे करें? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हम देखेंगे कि क्या हम सिर्फ एक हेड टीचर या हेड मास्टर या प्रिंसिपल है, कि क्या हम एक लीडर है। लीडर होता कौन है? लीडर के अगर आप डेफिनेशंस देखो, डिक्शनरी में देख लो, गूगल में देख लो, आप लीडर के डेफिनेशंस, काफी डेफिनेशंस आते हैं। मैंने 4 उनमें से चुने हैं। शुभांकर नेक्स्ट स्लाइड। तो एक डेफिनेशन था, लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो संस्था या समूह के सदस्यों को प्रभावित अथवा मार्गदर्शित करता है उनका, वो एक हो गया लीडरशिप का डेफिनेशन। दूसरा एक डेफिनेशन है जो एक कॉमन उद्देश्य देता है कि हम सब इस मुकाम की ओर जा रहे हैं, और वो लीडर वो एक ऐसा इंसान है जो पूरे जो समूह के लोग हैं उनको वहां तक लेके जा रहा है, उनका मार्ग दिखा रहा है उनको। तीसरा जो डेफिनेशन मेरे को अच्छा लगा वो ये था कि जो प्रेरित करता है लोगों को कि हाँ ये हमारा एक मुकाम है, हमको यहाँ तक पहुंचना है, और जो हमारे साथ जो टीम है, जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो इतने प्रेरित हो जाते हैं कि वो भी हमारे साथ उस उद्देश्य की ओर आगे चलने लगते हैं। ठीक है। और चौथा जो डेफिनेशन है वो एक लीडर एक ऐसा इंसान होता है जो उद्देश्य तो दिखाया कि हम इस मुकाम तक हम पहुंचने की चाह करते हैं, पर ये भी करता है कि हम ये कैसे करेंगे, सही तरीके से करेंगे, और खुद का भी मेरा क्या काम है और दूसरों का भी क्या काम है। तो अगर मैं लीडर का, और ये स्कूल के लीडर का नहीं है, ये ओवरऑल कहीं पे भी लीडर्स कौन होते हैं, कहीं के भी लीडर्स देखो, इन 4 में आप कहीं ना कहीं कोई लीडर को डाल सकते हो। ठीक है। तो अगर हम आपके रोल को, हेड टीचर या हेड मास्टर के रोल को अगर हम एक लीडर के रूप में देखें, तब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रीवियस, इससे पहले वाला शुभांकर। हाँ, तो वो अगर जो 4 चीजें थी, अगर हम
आपके और आप अपने आप को उस रोल में देखें, तब आप जान पाएंगे कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, एक समूह को बदल लो। आप लोगों को एक कॉमन उद्देश्य, एक मुकाम दिखा सकते हो। और हमारा मुकाम इन स्कूल्स में क्या है कि हमारा हर बच्चा जो स्कूल आए वो खुशी खुशी स्कूल आए, वो आना चाहे स्कूल और वो पढ़े, ना कि बस स्कूल आए पर वो पढ़े। दूसरा क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स है, हमारे जो पेरेंट्स है, वो चाहे कि हाँ हमको स्कूल जाना है क्योंकि हम ये हासिल करना चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो वो जो प्रेरणा हम हमारे टीम को दे सकते हैं, स्कूल टीचर्स, सीनियर टीचर्स, हेडमास्टर्स होने के तहत, वो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को एजुकेशनल लीडर्स करके देखें कि हम एक लीडर्स हैं, जो एक टीम की ओर हम जा रहे हैं और हम अपने टीम को आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाना मतलब हर बच्चा जो स्कूल में आएगा वो सीखने वाला है, हर बच्चा जो स्कूल आएगा वो खुशी खुशी स्कूल आएगा, हर टीचर जो स्कूल आ रही है या आ रहा है वो बहुत गर्व महसूस करके स्कूल आने वाले हैं कि अरे हम ये काम कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो एज अ लीडर अगर आप अपने रोल को देखोगे, वो पूरा आप अप्रोच कैसे करते हो अपने रोल्स को, हेड टीचर के, हेडमास्टर के रोल को, वो ही बदल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो थोड़ा इजी करने के लिए मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक, जन नेतृत्व, ठीक है, लोगों को हम कैसे लीड करते हैं, हम सब एक टीम के साथ करते हैं, काम छोटे टीम बड़े टीम। दूसरा, बच्चे यहाँ हैं, हमारा काम स्कूल में है कि बच्चे सीखे, ठीक है, वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं उस तरीके का लीडरशिप जो है वो दूसरा होगा। तीसरा होगा ऑपरेशनल लीडरशिप, जो आप कर रहे हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी कर रहे हो, और भी जो कुछ जो पढ़ाई से संबंधित नहीं हो डायरेक्टली, सब कुछ तो पढ़ाई के है पर डायरेक्टली पढ़ाई से संबंधित नहीं हो, वो ऑपरेशनल हो जाता है। और चौथा हो जाता है खुद का लीडरशिप, कि अपने आप का आप लीडरशिप कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी मैं इनमें से सब में आपको थोड़े टिप्स दूंगी कि आप इन सबको कैसे बिल्ड कर सकते हो। अभी आप जन नेतृत्व अगर हम देखेंगे, आप ये कैसे बिल्ड कर सकते हो। एक, और शुरू कैसे होगा कि हम जो बोलते हैं किसी का आदर करना, किसी का आदर करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, पर क्या लोग मेरी आदर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे को रिस्पेक्ट सच में करते हैं, कि वो मैंने बोला है कि ये मेरा हक है कि आप मेरा आदर करो क्योंकि मैं एक हेड टीचर हूँ, क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, कि लोग मेरा आदर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे से प्रेरित हुए हैं। और वो वहां पे हमारा रोल आ जाता है एज हेड टीचर्स एंड हेडमास्टर्स। तो वो क्या, एक मैं अपने आप का, क्या मेरे लोग प्रेरित हो रहे हैं मेरे से। दूसरी बात जन नेतृत्व की, मैं अब कैसा माहौल है जो मैं अपने स्कूल में मैंने बनाया, कैसा वातावरण है कि लोग आके प्रेरित होते हैं, नया चीज कोशिश करते हैं कि हाँ बच्चे ऐसे नहीं सीख रहे तो शायद वैसे सीख जाएंगे, पर हम कोशिश करें। और वो तभी होगा जब उनको वो माहौल उनके लिए वो ठीक रहेगा। तीसरी बात, हमने बोला एक कॉमन एक लक्ष्य है, एक मुकाम हम जाना चाहते हैं। तो अगर हम जन नेतृत्व के बारे में बात करें तो मैं वो टीम कैसे बनाऊंगी कि वो मेरी पूरी टीम प्रेरित हो गई है कि हाँ हम बच्चों के लिए यहाँ पे है, ठीक है। वो आप कैसे करने वाले आपके स्कूल में, क्या आप टीम्स को पता है कि आप क्यों चाहते हो कि वो एक काम करे। अगर आपने अपने टीम को बोला है कि मैं चाहती हूँ कि आप
लेसन प्लान को एकदम फॉलो करें। क्या आपके टीम को पता है कि उनको क्यों फॉलो करना है? अगर उनको नहीं पता है तो वो उनके लिए वो एक कॉमन एक मुकाम नहीं हुआ, एक उद्देश्य नहीं हुआ। फिर वो लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको कहा है। चौथी बात कि बहुत जरूरी बात है, क्या हमारी टीम एक दूसरे की आदर करते हैं? क्या लोग एक दूसरे का आदर करते हैं? क्या एक दूसरे पे भरोसा करते हैं? मेरे को कुछ तकलीफ हो रही है, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है क्लास में, क्या मैं अपने टीम में से और किसी के पास जाके बोल सकती हूँ या बोल सकता है? तो अगर हम जन नेतृत्व के बारे में बात करेंगे एज हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम के लिए कैसे माहौल क्रिएट करें, क्योंकि फाइनली जो काम हो रहा है वो अपने टीम से हो रहा है, वो लोग हैं जो क्लासरूम्स में हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा, ठीक है, निर्देशात्मक नेतृत्व। क्लास में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं? हाँ, सिलेबस होना जरूरी है, सिलेबस खत्म करना जरूरी है, पर सिलेबस करते वक्त क्या बच्चे सीखे वो हमको जानना जरूरी है। तो एज हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स आपको वो जानना होगा कि क्या बच्चे सच में सीख रहे हैं कि टीचर्स सिर्फ पढ़ा के जा रहे हैं। तो वो एक शिफ्ट जो लाना है बहुत जरूरी है। रिजल्ट्स क्या है, डेटा क्या कहती है, आप बीच में जाके नोटबुक्स देखिए, क्या बच्चे लिख रहे हैं, क्या टीचर्स बुक करेक्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी, लेसन प्लान्स आपको दिए गए हैं, क्या वो लेसन प्लान्स टीचर्स यूज कर रहे हैं? क्या वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं? क्या कोई ऐसे टीचर है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि लेसन प्लान कैसे यूज करे? आपको पता है क्या कि सब टीचर्स को पता है कि नहीं कि वो यूज करना है? बहुत जरूरी बात है। तीसरा, आप क्या करोगे टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए? अगर आपके टीम में कितने भी टीचर्स हो, क्या आपको, बहुत जरूरी है आपको पता होना किस टीचर को ज्यादा सपोर्ट चाहिए, किस टीचर को कम सपोर्ट चाहिए, कौन सी ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं और जो टीचर्स को थोड़ा और सपोर्ट चाहिए। इन दोनों को एक साथ, जैसे अभी बोला, पियर्स के साथ काम करना, वो एक बहुत जरूरी बात। पर आपको पता होना चाहिए कौन से टीचर कहाँ पे है और आप किस टीचर्स के साथ काम करने वाले। क्या ट्रेनिंग्स करनी है, क्या आप कुछ ट्रेनिंग कर सकते हो अपने टीचर्स का जब आप क्लासरूम में जा रहे हो? और चौथी बात, रेगुलरली टीचर्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? क्या आप जा सकते हो क्लासरूम में, शायद हफ्ते में कम से कम 5 या 6 बार एक एक क्लास में जाके देखिए पढ़ाई कैसे हो रही है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या बच्चे सीख रहे हैं, और उसके बेसिस पे आगे क्या प्लान करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तीसरा, जो आपके ऑपरेशनल काम है, आपको रोज क्या है जो आपको जरूरी है करना है? क्या आपका दिन आप प्लान कर सकते हैं पहले से? आज मेरा दिन है, मेरे पास इतने घंटे हैं, ये एक चीज बहुत जरूरी है। और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई के लिए एक टाइम अलग से रहे, जहाँ पे आपको पता चले बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। वो भी आप अपने डेली कैलेंडर में रखिए। वो या तो हो सकता है कि आप क्लासरूम जाके देख रहे हैं कि पढ़ाई कैसे हो रही है, नहीं तो हो सकता है आप बुक्स चेक कर रहे हैं, नहीं तो हो सकता है आप डेटा देख रहे हैं कि बच्चे सीखे हैं कि नहीं, नहीं तो हो सकता है आप खुद थोड़े लेसन प्लान्स देख रहे हो, क्योंकि आपको फिर पता चल जाएगा कि अच्छा टीचर्स को ऐसे सिखाना चाहिए। तो आपका, मेरा डेली कैलेंडर क्या होगा, वीकली क्या होगा, मंथली मेरे को क्या डिलीवरेबल्स है, क्या है जो मेरे को करना जरूरी है, उस हिसाब से अगर आप एक कैलेंडर अपना तय करेंगे, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा सब कुछ। और मैं स्कूल को, जैसे मैंने बोला, एक सेफ जगह जहाँ पे सब लोग, बच्चे हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, सब आना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है आना, वो लोग प्रेरित होते हैं, ना कि मजबूरी है इसीलिए आ रहे हैं। वो एक चीज आप कैसे क्रिएट करोगे अपने स्कूल।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और लास्ट और बहुत जरूरी, मैं अपने आप को, अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे से प्रेरित हुए, मैं खुद के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं खुद डेवलप हूँ, मैं और स्किल्स अपने आप को अपस्किल करूँ। मेरे क्या स्ट्रेंथ्स है, कौन सी चीजें हैं जिसमें मैं अच्छी हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, और उसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ और अच्छा लीडर बनने के लिए। ठीक है। तीसरा, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे मेरे को और काम अपने ऊपर करना होगा। हम सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, पर कई कई चीजें हैं जो बहुत जरूरी है एक स्कूल लीडर अपने आप को एक लीडर देखने के लिए। वो कौन सी चीज है और उस पे मैं अपने आप पे कैसे काम कर सकती हूँ, वो बहुत जरूरी है। और वो मैं कैसे करने वाली हूँ, क्या वो मेरे को कुछ रीडिंग और रिसर्च करके मिलेगा, क्या किसी का मेरे को मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, क्या मेरे को लोगों से बात करके पता चलेगा, वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो अगर मैं ये 4 चीजों में, अगर आप अपने आप को देखोगे एज लीडर्स, आपकी जो हमने जो पहले वाले स्लाइड में दिखाया था कि आपकी जो भूमिकाएं इतनी है, इतनी 6, आप सब पे फोकस कर पाओगे। अपने आप डिसाइड कीजिए कि मेरा इंस्ट्रक्शन पढ़ाई के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे स्कूल में ऑपरेशनली क्या करना है, पर्सनली क्या करना है, और लोगों को मैं अपने टीम को कैसे डेवलप करूंगी। इसी के साथ मैं अभी का मेरा ये सेशन मैं खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये 4 जो हमने कैटेगरीज बताए हैं आपको क्लियरली समझ आया। मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सिंपल रखूं ताकि बहुत कम टाइम था। थैंक यू एक और बार। जैसे मैंने शुरू किया, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं हम लोग सब, और मेरे को मालूम है कि हम लोग सब मिलके ये हम सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद कैरोलिन नागर जी का। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीडरशिप के उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला और हम सभी को एक मार्गदर्शन देने का काम किया। और सबसे मुख्य बात आपकी ये हम लोगों ने सीखी कि हर बार हमको ये चेक करना है कि क्या बच्चे सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, ये हर बार चेक करना है, क्योंकि अल्टीमेटली टास्क वही है। चलिए हम लोग अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं और हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट्स यहाँ पर जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, जो प्रोफेसर हैं NCSL से, डॉक्टर चारू सिमटा मलिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र के लिए। कृपया अपने विचार रखें। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत फर्स्ट क्लास, बढ़िया। थैंक यू आदरणीय डीजी सर, धन्यवाद। और कैरोलिन नागर जी, आप लोगों को सुन के काफी कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, और निश्चित तौर पे आप लोगों ने एक बहुत बेहतरीन ढांचा खड़ा किया है जिसपे कि हम विद्यालय नेतृत्व की सोच को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं कुछ जो शुरुआत करूंगी, 2-3 बिंदु लूंगी निपुण भारत से, कि निपुण भारत की क्या मंशा है और किन लक्ष्यों के बारे में हम बात करते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा विद्यालय नेतृत्व की परिभाषा पर आपका प्रकाश डालूंगी कि कैसे हम विद्यालय नेतृत्व को समझ सकते हैं। और जो ये थीम दिया गया है कि शिक्षकों के क्षमता संवर्धन और अभिप्रेरणा में है टीचर की क्या भूमिका रहेगी, उस पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। हालांकि बाकी सभी ने बहुत विस्तार से बताया है कि प्रेरणा और स्व प्रेरणा और अभिप्रेरणा किस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी विद्यालय नेतृत्वकर्ता का। तो आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे, और ये थोड़ा जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि जब हम स्कूली शिक्षा को देखते हैं, खास तौर से समग्र शिक्षा के अंतर्गत, तो ये एक कंटिन्यूअम है। यानी कि अगर बच्चे सीख रहे हैं 4 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में या 8 वर्ष की आयु में, वो जो सीखने के प्रतिफल हैं वो बच्चे आगे तक ले जा रहे हैं। यानी कि जो भी बच्चा सीख रहा है प्री स्कूल में, वो एक आधारशिला है और उसी पर ही
बच्चे प्राथमिक वर्गों में सीखते हैं और उसी ज्ञान और कौशल के आधार पे उनकी नींव पड़ती है, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा भी वो अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारे सीखने के प्रतिफल हैं, अगर उनमें शुरुआत में ही अंतर पैदा हो गए तो वो अंतर भी आगे तक बढ़ते हैं आगे की कक्षाओं में। और अगर वो अधिगम प्रतिफल को हमने शुरुआती दौर में यानी कि कक्षा 1, 2, 3 में ही अगर उन अंतरों को कम कर दिया और सीखने के प्रतिफलों को हमने सुदृढ़ बना दिया हर बच्चे के लिए, तो उसके बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं जब बच्चा उच्च प्राथमिक में या माध्यमिक में शिक्षा ग्रहण करने के लिए और मजबूती से हमारे सामने प्रस्तुत रहता है। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उसमें हम सीखने के प्रतिफलों पे अधिक से अधिक जोर दें। और जैसे सर ने बोला कि कई बार ये पाया जाता है कि अच्छे से अच्छे जो टीचर हैं वो ऊपर की कक्षाओं में बच्चों को दिए जाते हैं, और कई बार अगर नए शिक्षक हैं तो उनको सबसे छोटी कक्षा में दिया जाता है। होना विपरीत चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें हम अधिगम प्रतिफलों को अधिक से अधिक सुदृढ़ कर पाए, ऐसी कोई व्यवस्था हमें देखनी चाहिए अपने विद्यालय के संदर्भ में। तो ये आपका एक विद्यालय नेतृत्व के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देती है कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों में बुनियादी जो शिक्षा है उसकी आधारशिला एक बेहतर तरीके से रखी जाए ताकि वो अर्थपूर्ण पठन, लेखन और अंकगणित कौशल में सक्षम हो पाए। और आप जानते ही हैं कि निपुण भारत का जो ये मिशन है वो 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। तो कक्षा 1, 2, 3 जो हमारी प्रारंभिक कक्षाएं हैं उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट जी। जब हम विद्यालय नेतृत्व को देखते हैं और एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका को देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो निपुण भारत के 3 लक्ष्य हैं, बच्चे स्वास्थ्य एवं कल्याण बनाए रखने में सक्षम हो, दूसरा बच्चे प्रभावी संप्रेषक बने और बच्चे संबद्ध विद्यार्थी बने और अपने आसपास के वातावरण से जुड़े। तो अगर आप इन लक्ष्यों को बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये भले ही प्री स्कूल के लक्ष्य हों या प्रारंभिक कक्षाओं के लक्ष्य हों, पर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं आगे की कक्षाओं में, लाइफ स्किल्स को अपने अंदर विकसित करते हैं या 21st सेंचुरी स्किल्स को जब अपने अंदर विकसित करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे लक्ष्य जो हैं उनमें भी परिलक्षित होते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो हम लक्ष्यों की बात कर रहे हैं किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे है या राज्य स्तर पे है, जो हमारे बेसिक गोल्स हैं बच्चों के लिए कि उनकी हेल्थ एंड वेलबींग सुनिश्चित हो पाए, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, उनके अंदर ऐसी स्किल्स विकसित हों जिससे कि वो आर्टिकुलेट कर पाए, अपने आप की अभिव्यक्ति कर पाए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए लिखित रूप से या मौखिक रूप से, प्रभावी संप्रेषक बने और एक ऐसा स्टूडेंट के रूप में उभरे। मेरे हिसाब से अगर वो माध्यमिक तक भी पहुंचते हैं जहाँ पे वो अपने ज्ञान को आसपास के वातावरण से जोड़कर और उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाए या अप्लाई कर पाए। और अब खास तौर से देखा जाए एनईपी के संबंध में वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है माध्यमिक स्तर पे। तो धीमे धीमे हम स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ये सभी लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये समझना आवश्यक है कि ये एक कंटिन्यूअम है। हम अधिगम प्रतिफलों की जब बात करते हैं तो वो अधिगम प्रतिफल सिर्फ प्री स्कूल के नहीं हैं, वो कक्षा 1, 2, 3 के भी हैं, वो कक्षा 4, 5, 6, 8 के भी हैं और 9 से 12 के भी हैं। तो जितना बेहतर आधार होगा बच्चों के सीखने का या बच्चों की जो कौशल है उनमें जितना हम काम करेंगे शुरुआती चरण में, प्रारंभिक वर्षों में, उतना ही अच्छा डिविडेंड हमको मिलेगा जब हम बच्चे माध्यमिक में उनके साथ काम करेंगे। तो ये 2-3 चीजें जो मुख्य बातें थी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती थी। अब आगे चलते हैं हम लोग और सीधे थीम पर आते हैं, जिसमें पहले सोचा कि आपके सामने 1-2 परिभाषा दी जाए। कैरोलिन नागर जी ने काफी विस्तार से बताया है
देखिए बहुत सारी शोध कार्य हुए हैं और कुछ एक दो जो बहुत प्रभावी शोध कार्य हैं उसमें ये देखने को मिला है कि विद्यालय नेतृत्व मुख्यतः 4 चरणों में काम करता है। पहला दिशा निर्धारण करना यानी कि विजन डेवलप करना और प्रत्येक दिन डायरेक्शन सेटिंग करना। जैसा कि सर ने भी बोला और कैरोलिन मैडम ने भी बोला कि प्रत्येक दिन आप क्या करते हैं और आपका मासिक रूप में आपने कितने आउटकम्स को अचीव किया। ये सब तभी मुमकिन है जब दिशा निर्धारित रहे। किसकी दिशा निर्धारित करनी है? स्वयं की एज अ लीडर, और बाकी जितने भी हमारे हितधारक हैं उनकी भी दिशा निर्धारित करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो घटक है वो है लोगों का विकास करना, जो हम व्यावसायिक विकास की बात करते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको मैं आगे बताऊंगी। तीसरा है संस्था का विकास करना, यानी कि आपके स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकास करना, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसी अधिगम संस्था जहां पे हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो स्कूल से जुड़ा हुआ है वो सीख रहा है। नहीं तो हम लोग कई बार जब भी विद्यालय की बात करते हैं हमेशा ये धारणा होती है कि विद्यालय में बच्चे ही सीखते हैं। नहीं, विद्यालय में प्रत्येक हितधारक सीख रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई अभिभावक भी अगर विद्यालय के प्रांगण में आ रहा है और बातचीत कर रहा है विद्यालय प्रमुख से और टीचर्स से, तो वो भी कुछ सीख कर जा रहा है और वो कुछ सिखा कर जा रहा है स्कूल को। तो ये तात्पर्य है कि हर हितधारक, हर स्टेक होल्डर एक स्कूल में सीख रहा हो, तभी वह विद्यालय एक अधिगम संस्था बनता है और तभी वो विद्यालय नेतृत्व करता है, एक सफल नेतृत्व करता है। और जब सभी हितधारक सीखेंगे तो बच्चे अवश्य ही सीखेंगे। क्यों? क्योंकि एक लीडरशिप में एक और कॉन्सेप्ट आता है रोल मॉडलिंग का। अगर विद्यालय नेतृत्व करता और शिक्षक नेतृत्व करता अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित तौर पे बच्चे भी उनकी पर्सनैलिटी से, उनके बातचीत करने के ढंग से या उनके ज्ञान से प्रभावित होते हैं और खुद के अंदर भी बहुत सारे कौशलों का और ज्ञान का विकास कर पाते हैं। तो संस्था का विकास करना हम इस रूप में देख सकते हैं कि संस्था को किस तरह से एक अधिगम संस्था के रूप में विकसित करना है। चौथा घटक है अधिगम हेतु निर्देशात्मक कार्यक्रम को तैयार करना, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को, जिसके बारे में आज काफी विस्तार से चर्चा हुई है। दूसरा, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं विद्यालय नेतृत्व की परिभाषा को। विद्यालय नेतृत्व एक प्रभाव डालने की प्रक्रिया है और नेतृत्व के माध्यम से हम स्वयं पर, अन्य लोगों पर एवं परिस्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। तो जो कहानी है वो स्वयं से शुरू होती है। तो क्या मैं स्वयं को एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में बदलने में सफल हो पाती हूँ? एक सकारात्मक नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या मैं पहल कर पाती हूँ? क्या मैं आत्मविश्वासी हूँ? क्या मेरे अंदर निरंतर नए ज्ञान की संरचना हो रही है? क्या मुझे निरंतर कौशलों से परिपूर्ण होने की मेरे अंदर एक इच्छा है? और अगर मैं ये सब कर पाती हूँ तो मैं निश्चित तौर पे अन्य व्यक्तियों को भी अभिप्रेरित कर पाऊंगी और नवाचारी भी बन सकती हूँ। एक नवाचार की जो संस्कृति है उसको भी मैं अपने विद्यालय में उसको भी सृजन कर सकती हूँ। आगे, अच्छा, अब इसमें दो अवधारणाएं आती है, स्वप्रेरणा और अभिप्रेरणा। अक्सर ये पाया जाता है जब भी हम विद्यालय प्रमुखों से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं कि मैं मोटिवेटेड फील नहीं करती। तो स्वप्रेरणा कैसे जगाई जाए, ये एक बहुत अहम सवाल है और ये एक चिंता का विषय भी है क्योंकि ज्ञान हम सब में है, हम काफी प्रशिक्षित भी हैं और काफी अच्छा हम सीख भी पाते हैं, पर जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो अंदर से कैसे जगाई जाए। तो इसका एक बहुत सरल उपाय है। हालांकि इसको आप जब तक निरंतर करेंगे नहीं तब तक ये आत्मविश्वास नहीं जगेगा, पर जब भी आप कोई नया कार्य करें तो बिना डरे करें। अगर उसमें आपको विफलता भी हासिल होती है तो भी आप उसको एक सफलता मान के चलिए, क्योंकि आपने कोई भी चीज ट्राई करी और उसको असेस किया, उससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कभी भी नए कार्य को करने के लिए पीछे मत हटिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको भी और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं उसमें निरंतर सोचते रहिए।
तो ये जो निरंतर अपने साथ बातचीत करने की प्रक्रिया है और निरंतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है, इसके फलस्वरूप आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा और आपको कभी भी स्व प्रेरणा की जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। तो हमेशा एक आत्मविश्वास रखें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि ये दोनों ही जो घटक हैं वो स्व प्रेरणा को पोषित करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहिए, तभी आप नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे हर नए दिन। तो स्व प्रेरणा बहुत जरूरी है अगर आप अभिप्रेरित करना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है before you can motivate anybody else in the organization, right? Next. और क्या तरीके हो सकते हैं स्व प्रेरित होने के? आपको सतत व्यावसायिक विकास करने की भी आवश्यकता है। किसी भी विद्यालय नेतृत्वकर्ता को और सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं को भी आप कैसे सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, कैसे दूसरों को भी अभिप्रेरित कर सकते हैं। पहला हो गया स्वाध्याय, सेल्फ रीडिंग है, कोई भी सेवाकालीन प्रशिक्षण कर सकते हैं, अपने विद्यालय नेतृत्व के अभ्यासों से सीखिए। मान लीजिए आपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कोई मीटिंग रखी है अधिगम प्रतिफलों पर चर्चा करने हेतु, तो उससे आप क्या सीख रहे हैं, उस मीटिंग के उपरांत आपने क्या कुछ नया सीखा, क्या और बेहतर हो सकता था। तो जब भी आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जितने भी आपके विद्यालय के अभ्यास हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसेसेस हैं, उन पर आप निरंतर चिंतन मनन करते रहेंगे तो भी आपको स्व प्रेरित महसूस होंगे। आप विचारों और अभ्यासों का आदान प्रदान करिए, बाकी लोगों से बातचीत करिए। अनौपचारिक तौर से भी आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन मीडियम है फॉर एग्जांपल, जिनसे आप सीख सकते हैं। बाकी अपने सहयोगियों से सीखना बहुत जरूरी है। जो बाकी आपके विद्यालय नेतृत्व करता है, आपके आसपास स्कूलों में जो नेतृत्वकर्ता नियुक्त हैं, उनसे भी आप बातचीत करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जब आप ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहेंगे, उससे आपका एक कॉन्फिडेंस वो बिल्ड होगा। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप स्व प्रेरित महसूस करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप एक रोल मॉडल की तरह अपने बाकी सभी शिक्षकों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। शिक्षकों को भी आप कैसे अभिप्रेरित कर सकते हैं, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे दी हुई हैं। पहली चीज, आप उनको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करिए। कोई भी कक्षा या विद्यालय अभ्यास पर चिंतन मनन व कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर सोचना है और उस पर साझा तौर से सोचना है। शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास भी बहुत आवश्यक है, तो उनको प्रेरित करिए कि अगर वो कहीं मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट में अटक रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनके अधिगम प्रतिफल नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कैसे शिक्षक नेटवर्क के माध्यम से बाकी शिक्षकों से भी सीख सकते हैं, या अपने प्रधानाध्यापक के साथ बातचीत करके कुछ हल निकाल सकते हैं। तो जैसे कि सर ने भी बोला कि बातचीत जो है वो पर्पसलेस नहीं होनी चाहिए, उस बातचीत का भी एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि हम ये जो बातचीत कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं, टीम लर्निंग कर रहे हैं, उससे क्या हासिल हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। जो नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि कई बार शिक्षक जो है अकेला महसूस करते हैं, आपस में नेटवर्किंग के माध्यम से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। विद्यालय नेतृत्वकर्ता को चाहिए कि कोई भी अगर इश्यू आ रहा है या कोई भी चैलेंज, चुनौती आ रही है, तो उसको साझे रूप से प्रॉब्लम सॉल्विंग करें और साझे निर्णय लें। उससे क्या है कि सभी शिक्षकों की ओनरशिप बढ़ेगी और विद्यालय में एक ट्रस्ट वर्दी कल्चर डेवलप हो सकता है, एक आपसी विश्वास का कल्चर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो प्रधानाध्यापक है वो अकादमिक और अधिगम संबंधी बिंदुओं पर भी विश्लेषण निरंतर करते रहना चाहिए। कक्षावार या विषयवार जो भी अधिगम प्रतिफल की वर्तमान में जो भी स्थिति है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर आप छोटे छोटे एक्शन रिसर्च भी कर सकते हैं। टीम लर्निंग इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जब आप सभी एक साथ मिलजुल कर टीम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा कर रहे हैं, किसी इशू को सॉल्व करने के लिए संवाद के माध्यम से आपने जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, वो जब आप उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो शिक्षक हैं वो प्रेरित महसूस करेंगे। कोचिंग एवं मेंटरिंग दोनों
कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षकों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है। अकादमिक पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन, विद्यालय प्रमुखों को चाहिए कि वो कक्ष में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसका समय समय पर पर्यवेक्षण करें, उन स्थितियों पर विश्लेषण करें और शिक्षकों के साथ साझे तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए आगे बढ़ें। और इस लक्ष्य का हमेशा ध्यान रखें कि अधिगम प्रतिफल को जो हमें हासिल करना है, कक्षावार हो या विषयवार हो, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आगे की कक्षाओं पर किस तरह से सकारात्मक प्रभाव डालेंगे उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअम दैट वी आर लुकिंग एट। तो लर्निंग आउटकम्स भले ही प्रारंभिक शिक्षा के अलग बने हैं, माध्यमिक के अलग बने हैं, पर किसी भी माध्यमिक स्तर पे अगर बच्चा आता है तो जब तक उसकी नींव सुदृढ़ नहीं होगी तब तक वो माध्यमिक शिक्षा में भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इन सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानाध्यापक को एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका अपनानी है और स्वयं प्रेरित होना है और शिक्षकों को अभिप्रेरित करना है और शिक्षकों को भी सिखाना है कि किस तरह से वे स्व प्रेरित होएं और इस पथ पर सब आगे एक साथ बढ़ें। और आखिर में मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि हाँ, अगर कोई भी विद्यालय अच्छा करता है या शिक्षक और प्रधानाध्यापक बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो समाज में निश्चित तौर पे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और एक अच्छी अनुभूति भी होती है कि आपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान की है जो कि आगे आने वाले समय में और निरंतर उनके पूरे जीवन में उनको काम आएगी। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चारू सिमटा जी के आपका। आपने बहुत ही कीमती समय निकाल के, कई बार आपके साथ प्रयास हुआ, बातचीत हुई, पर आज आपके विचारों को हम लोग सुन पाए और आपने बहुत ही गहराई से उन सारे बिंदुओं को रेखांकित करने का काम किया है, जिसमें बुनियादी शिक्षा को लेकर दिशा निर्धारित करना और सीखने सिखाने का एक बेहतरीन वातावरण बनाना जहां प्रत्येक हितधारक सीख रहा है और साथ साथ विभिन्न परिस्थितियों में डटे रहें और एक बेहतरीन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। और कितना सीखा है हमने और उसका कितना उपयोग कर पाएंगे, कितना सिखाया है, ये सारी चीजों को साझे तौर पर सोचना, समझना और अपनी टीम को साथ लेके आगे बढ़ने के लिए हमें एक बेहतर मार्गदर्शन देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के YouTube सेशन में बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुदृढ़ विचारों से हम लोग एकजुट हो पाए और उनसे काफी कुछ सीख पाए। और मैं अपने तीनों वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस सत्र के अंतिम पड़ाव पर, कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन सारे बिंदुओं पर हमें मार्गदर्शन दिया, सभी हेड टीचर्स को प्रोत्साहित किया और शिक्षक और सहायक चैट बॉक्स के बारे में एक विस्तृत चर्चा बन पाई, जिसमें हमको काफ़ी आगे बेहतर तरीके से मदद मिलने वाली है काम के दौरान। और प्रभावी संवाद और मेंटरिंग टूल पर एक अच्छी समझ बन पाई, जिससे हम अपने टीचर्स को साथ लेकर एक टीम के रूप में आगे बढ़ पाएंगे और अपने शिक्षक साथियों को भी प्रभावित कर पाएंगे और उनको प्रोत्साहित करते हुए अपने समाज में, अपने अधिकारियों के साथ में, अपने विद्यालयों में और आगे बढ़ पाएंगे और उनको एक बेहतर स्थान दिला पाएंगे। और वो जो भी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, उन सारी महत्वाकांक्षाएं इसी प्लेटफॉर्म पर पूरी हो सकती हैं। एक बेहतर रिटायरमेंट और एक बेहतर सम्मान, एक बेहतर पुरस्कार, चाहे वो राष्ट्र स्तर का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, वो सब प्राप्त किए जा सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय पर काम करके। और अपने विद्यालय को निपुण बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर है हमारे लिए। और इसी के साथ में मैं सभी हेड टीचर्स की तरफ से आपको फिर धन्यवाद देता हूं और एक अनुरोध करता हूं सभी हेड टीचर से कि एक गूगल फॉर्म हम लोग मैसेज में, कमेंट में डाल रहे हैं, उसको लिंक को डाउनलोड करके उसको भर के हमें अपना फीडबैक अवश्य भेजें और कमेंट्स में भी फीडबैक देते रहें। पिछली बार जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उन पे कई सारे निर्णय हमारे महानिदेशक महोदय ने लिए हैं और आपके फेवर में लिए हैं, और आप काम करते रहेंगे और उसी तरीके से यहाँ से भी निर्णय होते रहेंगे। हम आप सब मिलकर एक टीम की तरह, एक समूह की तरह, एक ग्रुप की तरह
अपने विद्यालय को निपुण बनाएंगे, इसके लिए आप सभी हेड टीचर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और हम आपके साथ में हैं, इस बात का वादा करते हैं। और इससे भी दूरस्थ क्षेत्र के और नेशनल इंटरनेशनल क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को आपके बीच में लाया जाएगा, आपके काम को और आसान और बेहतर बनाने के लिए। और इसी धन्यवाद के साथ इस गोष्ठी को आज की तारीख में समाप्त करते हैं। अगले महीने की गोष्ठी के बारे में आप लोग पुनः चर्चा करते रहें अपने ARP और BO से कि कब गोष्ठी होने वाली है, और प्रयास करें कि सभी हेड टीचर्स मिलकर इस अगली गोष्ठी में और अधिक संख्या में जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।